पहली स्टोरी जेरेमी नाम के एक यूज़र की है, तो आगे की कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम जेरेमी है। मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, या यूँ कहूँ कि 12 साल तक, क्योंकि जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने एक छोटे से बच्चे को गोद ले लिया जिसकी उम्र 6 साल थी और उसका नाम ईथन था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक छोटा भाई ला रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी था। उसे देखते ही मैंने अपना हाथ हिलाकर उसे हाय किया और ईथन भी बहुत ही ज़्यादा हंसमुख टाइप का लड़का था। उसने में मुझे हाथ हिलाते हुए हंसते हंसते घर में आया। ईथन उस समय खाली 6 साल का ही था, लेकिन वो अनाथ था क्योंकि वो जब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था तो एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी और पापा मारे गए और वो अकेला ही बच गया। तो जब से वो हमारे घर में आया था वो सबका चहेता हो गया था, क्योंकि अक्सर वो छोटे कामों में मम्मी और पापा का हाथ बटाया करता था। और सच कहूँ तो मुझे भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। हालांकि वो मेरा सगा भाई तो नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल उसे अपने सगे भाई जैसा प्यार करता था। और जब मेरी उम्र 18 साल की होती है तो उसी टाइम मेरे पापा की डाकुओं से कुछ मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी जाती है। हम सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, लेकिन जैसे थोड़ा समय गुजरता है हम सभी की खुशी वापस से आ गई थी। हम सभी इस बात को लगभग भूल ही गए थे। तो एक दिन मैंने और मेरे छोटे भाई ने कैंपिंग के लिए, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक जंगल है, वहाँ जाने का प्लान किया। वहाँ पर हमारे पापा ने एक ट्री हाउस भी बनाया था। जिन लोगों को ट्री हाउस के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर होता है। मेरे पापा ने मुझे हंटिंग के लिए काफ़ी सारे स्किल्स सिखाए थे कि जैसे जब हम जंगल में हों तो हमें क्या चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए। मैंने अपना राइफल लिया और अपने छोटे भाई के साथ उसी ट्री हाउस की ओर चल दिया। मैंने सीढ़ी लगाया और पहले मेरा छोटा भाई, फिर पीछे पीछे मैं, हम दोनों ही चढ़ के ऊपर आ गए। मुझे याद है मेरे पापा ने ये कहा था कि जब भी हम ऊपर चढ़ जाए तो सीढ़ी को तुरंत ऊपर उठा लें, इससे कोई और दूसरा उस सीढ़ी पर या फिर कहूँ कि उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। मैंने ठीक वैसा ही किया। दोपहर का समय था, हम सभी ट्री हाउस पर ही थे। हम नीचे जा रहे कुछ और शिकारियों को हाय हेलो करते थे। फिर जैसे जैसे थोड़ी सी शाम हुई, मेरा छोटा भाई मुझसे कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। तो मैंने उसे कहा कि शाम होने वाली है, अभी नीचे नहीं जाओ, यहीं बगल में ही जाके कर लो। उसने कहा कि उसे टॉयलेट मतलब 2 नंबर जाना है। अब इस चीज़ को तो मैं भी नहीं मना कर सकता था। जंगल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक आर्मी कैंप था और वही सबसे नज़दीकी टॉयलेट था। उसने कहा कि वो वहाँ चला जाएगा और वापस आ जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है। वो सीढ़ियों से नीचे चला जाता है और मैं सीढ़ी को वापस ऊपर खींचना भूल जाता हूँ। फिर थोड़ा शाम होता है, मैं अपने फ़ोन पर गाने सुन रहा था। लगभग 1 घंटा गुजर जाता है, मेरा भाई अभी तक नहीं आया और अब मुझे काफ़ी चिंता होने लगी थी क्योंकि शाम होने लगी थी। अब मैंने अपने भाई को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने से कॉल भी नहीं लग रहा था। मैंने ऊपर से ही चिल्लाकर उसे आवाज़ दिया और मैंने उसे ट्री हाउस से ही चिल्लाकर आवाज़ लगाया, ईथन तुम सुन रहे हो? मैं यहाँ हूँ। लेकिन सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आया और अब मेरी चिंता और बढ़ने लगी। मैंने उसे कई बार कॉल लगाना चाहा, लेकिन मैं हर बार असफल रहा क्योंकि मेरा भाई उस वक्त भी काफ़ी छोटा था, लगभग 12 या 13 साल का। फिर मैंने अपने गन के स्कोप से उसे ढूंढना चाहा। मैंने देखा कि मेरे ट्री हाउस से थोड़ी दूरी पर एक सफ़ेद सी परछाई चलते हुए मेरे ही ओर आ रही थी और तभी मुझे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दिया, लिंकन नीचे आओ, मैं यहाँ हूँ। वो लगातार यही बोलते आ रहा था, लिंकन तुम नीचे आओ, मैं यहाँ हूँ। और वो मुझसे काफ़ी नज़दीक आ गया था, लेकिन मैंने ऐसा बर्ताव अपने भाई में कभी नहीं देखा।
पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा था ये मेरा भाई नहीं है। उसकी आवाज़ में भी थोड़ा डिफरेंस था और अब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ट्री हाउस के नीचे खड़ा है। और उसने एक गहरी आवाज़ में बोला, लिंकन, मैं यहाँ हूँ। मैं तो जैसे फ्रीज सा ही हो गया। आप ही कल्पना करिए कि आपका छोटा भाई घने जंगल में गुम गया है और आप नहीं जानते कि उसकी आवाज़ नीचे से कौन निकाल रहा है। और मैं भी सिर्फ उस समय 18 या 19 साल का ही था। लेकिन तभी मुझे तुरंत एक चीज़ याद आती है कि जब मेरा छोटा भाई गया था मैंने सीढ़ी को ऊपर खींचा ही नहीं था। तो मैंने तुरंत से सीढ़ी को ऊपर खींच लिया और अब वो आवाज़ और मोटी हो गई, या यूँ कहूँ कि एक शैतानी आवाज़ में बदल गई। और उसने कहा, लिंकन, नीचे आओ। और अब ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा हंसते हंसते भी बोल रहा है। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने तुरंत अपना राइफल उठाया और नीचे की तरफ 2-3 शॉट फायर कर दिया। मुझे नहीं पता कि गोली उसे लगा या नहीं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी आवाज़ और एक गुर्राने की आवाज़ मैंने सुना और वो वहाँ से भाग गया था। अब वो वहाँ से तो चला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन हो गया था कि शायद इस चीज़ ने मेरे छोटे भाई को मार दिया है। मैं ऊपर ही रात भर रोता रहा। फिर जैसे ही सुबह हुई मैं तुरंत भागता हुआ उस आर्मी कैंप की ओर गया और आर्मी के पास पहुंचते ही मैंने उन्हें सब बता दिया कैसे वो शैतान मेरे पास आया था। मेरी बात को सुनकर आर्मी वाले एक दूसरे की तरफ देखते रहे और मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी मैंने देखा मेरा छोटा भाई दौड़ते हुए मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे, तुम शाम को आए क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर टॉयलेट करके जब जंगल की ओर जा रहा था तो आर्मी वालों ने रात होने के कारण मुझे रोक लिया और मुझसे कहा कि सुबह जाना, अभी वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर इस घटना के बारे में जैसे मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा कि ये एक वेंडिगो था और वो आवाज़ निकालकर तुम्हें नीचे बुला रहा था। वो तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम नीचे जाते तो वो तुमको पक्का मार डालता। और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं सीढ़ी को ऊपर नहीं खींचता, कुछ मिनट और लेट हो गया होता, तो वो ऊपर आता, मेरे साथ क्या करता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी को। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर लिंकन के जगह पे आप होते और आपका छोटा भाई नीचे गया होता और ऐसा ही सेम सिनेरियो आपके साथ होता तो आप क्या करते? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी। ये दूसरी कहानी एक माइकल नाम की यूज़र की है। तो आगे की पूरी कहानी मैं माइकल के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम माइकल है। मुझे कैंपिंग, हंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं हैं और जितने हैं भी उनमें से किसी को भी कैंपिंग या हंटिंग ऐसा कुछ करना पसंद नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल अकेला इन सब चीज़ों के लिए जाता हूँ। मैं अपने शहर से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ पर कैंपिंग के लिए जाता हूँ। कैंप लगाने के लिए मुझे पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ा। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और अब तो बारिश भी होने लगी थी। शायद वहाँ से कोसों की दूरी पर भी कोई नहीं था। रात का समय हो गया था और बारिश भी हो रही थी। मैं अब पहाड़ के एकदम शीर्ष पर था। मैंने सोचा कि अब आगे नहीं जाते हैं और यहीं पर अपना कैंप सेट कर लेता हूँ। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लगा कि यहाँ पर पानी ना भर जाए, लेकिन मैं जानता था कि क्योंकि मैं पहाड़ के एकदम चोटी पर हूँ तो पानी यहाँ से नीचे ही जाएगा। लेकिन आसपास का वातावरण कुछ अलग ही लग रहा था। आमतौर पर इतना सन्नाटा मैंने जंगलों में नहीं देखा है। वहाँ पर अक्सर कुछ छोटे जीव या कीड़े मकोड़े की आवाज़ आती रहती है। मैंने तुरंत अपना कैंप में खाना खाया और वहीं पर सो गया। रात के करीब 1:30 से 2 बजे होंगे कि मुझे अपने कैंप के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है।
वो कदम की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी थी। इसका मतलब वो कोई बड़ा जीव था। मैं कैंप के अंदर से ही चिल्लाता हूँ ताकि वो जानवर यहाँ से भाग जाए। मेरी आवाज़ को सुनकर वो वहीं थोड़ी देर खड़ा हुआ और फिर कुछ देरी के बाद चलते हुए मेरे टेंट की चारों तरफ घूम रहा था। उसने मुझसे एक सर्टेन दूरी बनाई हुई थी। पता नहीं क्यों डर के नाते मुझे नींद नहीं आया। मैंने सोचा कि आज रात को जाग लेता हूँ, सुबह होगी तो थोड़ा सो लूँगा। मैंने वैसा ही किया। मैं रात भर अपने लैंप के पास बैठा रहा और हर कुछ घंटे में मुझे वही आवाज़ सुनाई देती। वो चीज़ मेरे कैंप के पास तो नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा था कि ये ज़रूर ही पास में ही है। फिर दिन का समय होता है और अब मैं वो आवाज़ तो नहीं सुनता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सो लूँ, नहीं तो दिन में शिकार करने के लिए मेरे पास ऊर्जा भी नहीं होगी। मैं कुछ घंटे सो लेता हूँ, फिर मैं उठता हूँ। हालांकि अब भी मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में ही था, लेकिन अब मुझे उठना ही था। मैं शिकार के लिए बाहर जाता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पे मुझे कुछ भी शिकार करने के लिए नहीं मिलता, तो मैं अपने घर से लाए गए खाने को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज और रुक जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। थकावट के नाते मैंने अपने कैंप का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। मैं इतनी गहरी नींद में था कि लेटते ही तुरंत सो जाता हूँ। फिर अचानक से मेरी आँख खुलती है और हाँ, वही कदम की आवाज़ मुझे वापस से सुनाई देती है। इस बार मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि वो चीज़ इस कैंप के अंदर भी आई थी, क्योंकि मेरा लैंप मैं अपने कैंप में ही रख के सोया था और वो उससे थोड़ी दूर पर था। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वो चीज़ कैंप में आई थी तो मुझे उसने कुछ नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? यही सब सोचते हुए मैं अपना लैंप लेने के लिए जाता हूँ और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एक परछाई से दिखाई देती है। आसमान में बादल काफ़ी ज़्यादा था और बिजलियाँ भी चमक रही थी। तो जैसे ही बिजली चमकती है, मैं देखता हूँ कि उसका पूरा शरीर काले रंग से है, बस उसके आँख लाल लाल चमक रहे थे। मुझे लगा कि जंगल इतना घना है, हो सकता है ये कोई झाड़ी हो। मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि जो मैं देख रहा हूँ ये गलत तो नहीं हो सकता। और अब वो चीज़ हिल भी नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये कोई झाड़ी है। मैं वापस से अपने कैंप में आता हूँ और फिर से मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मैं तुरंत अपने कैंप से निकलता हूँ और देखता हूँ तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती। ये मुझे पक्का यकीन दिला देता है कि ये झाड़ी नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और फिर जैसे ही मैंने अपना सर अपनी दूसरी तरफ घुमाया, इस बार वो चीज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा पास में था। ये लगभग 8 से 10 फीट लंबा होगा। इसके पूरे शरीर पर बाल थे और इसके आँख लाल लाल चमक रहे थे। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि उसका पूरा शरीर काला था या फिर उस शरीर पर बाल था, क्योंकि उसे देखते ही मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं तुरंत अपने कैंप में भाग के अंदर गया और अंदर से ही चैन बंद कर लिया। मैं बस किसी तरीके से उसे नहीं देखना चाहता था। फिर रात भर मैंने ईश्वर का नाम लेते हुए पूरी रात गुजार दिया। सुबह होते ही मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और उसी शहर में एक दोस्त के यहाँ पे चला गया। मैं, मेरा दोस्त और उसकी वाइफ, हम तीनों ही ये डिस्कस कर रहे थे। तभी मेरे दोस्त की वाइफ ने कहा कि हाँ, अब से लगभग कुछ दिन पहले कुछ लोग और भी उस शैतान को देखे जाने की बात कह रहे थे। मुझे नहीं पता वो शैतान था या क्या था, क्योंकि उसने अभी तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। हो सकता है वो सिर्फ वार्निंग दे रहा हो कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे मत आओ। इस घटना के बाद से अब तक मैंने कहीं भी कैंपिंग के लिए नहीं गया और अब मेरे वही दोस्त मुझे कैंपिंग के लिए कहीं और ले जाने के लिए कहते हैं। मैं उन्हें मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती अब कैंपिंग के लिए जाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। आप सब अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये जो दूसरी स्टोरी है
उसमें क्या कोई शैतान है या फिर जिन। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों, जो ये आज की पहली घटना है, ये घटना एक पैरानॉर्मल घटना है और ये जेम्स नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। तो आगे की पूरी स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम जेम्स है। तो मैं उस समय कनाडा के नायग्रा फॉल्स ओंटारियो में ही पला बड़ा हूँ। जिन लोगों को नायग्रा फॉल्स के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। ये अपने बेहद ही खूबसूरत झरनों के लिए फेमस है और मैं वहीं पर टूर गाइड के रूप में काम करता था। हालांकि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। उस झरने के पास एक केव था। वो पब्लिक के लिए हमेशा क्लोज रहता था। क्लोज रहने के कारण ये बताए जाते थे कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक भयंकर आग लगा था और आग में 2 लोग जलकर मर भी गए थे। तभी से ये गुफा सबके लिए बंद हो गया है। हालांकि हम इसमें कुछ रिपेयरिंग का काम करते रहते हैं। तो एक दिन, शायद उस समय करीब शाम का समय था, मैं गुफा के अंदर रिपेयरिंग के सिलसिले में ही जा रहा था। हालांकि हमें ज़्यादा अंदर जाने की अनुमति नहीं है और अक्सर हम 2 की संख्या में वहाँ पर जाते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या मेरे मूड में आया कि मैंने अकेले जाने का सोचा। अंदर जाकर मैं अपने वॉकी टॉकी से सबको ये बताना चाहता था कि रिपेयरिंग के लिए मैं आ गया हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरा वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था। फिर तभी मैंने गुफा के थोड़ी आगे से हंसने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा मेरा कोई साथी होगा जो मुझे डराना चाहता है। तो मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि हे, मेरा वॉकी टॉकी ख़राब हो गया है और मैंने रिपेयरिंग का सारा काम कर दिया है, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन पता नहीं क्यों सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़कर जाने लगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर मैं गुफा से बाहर अपने लिफ्ट की ओर भागने लगा। लेकिन तुरंत ही मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरा दोस्त ही हो और मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा हो। अगर मैं ऐसे गया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं वापस से गुफा में जाता हूँ और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जैसे ही गुफा में गया, इस बार गुर्राने की आवाज़ के साथ साथ मैंने देखा कि एक बुरी तरीके से जला हुआ आदमी, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। वो आदमी पूरा सर से पांव तक जला हुआ था। उसको देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि बिना कुछ सोचे मैं सीधा जाकर अपने लिफ्ट के पास रुका। लिफ्ट का बटन जल्दी जल्दी से दबाने लगा। फिर लिफ्ट खुलती है। फिर मैं लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाता हूँ और मैंने अपने मैनेजर से इसके बारे में बताया और उन्होंने कहा, तो तुमने भी उसे देख लिया? मैंने कहा, किसे? तब उन्होंने मुझे कहानी बताया कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक कर्मचारी था। उसे टाइम पर तनख्वाह नहीं दिया गया था, इसलिए गुस्से में वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर ही अपना हाथ मार दिया। उसके ऐसा करने से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। उसने भी स्वेटर पहना था, इसलिए वो आग तुरंत ही उसके शरीर में फैल गया। वो बुरी तरीके से जलकर इधर उधर भाग रहा था और वो गुफा से निकलकर उस झरने में कूद गया और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। तुमसे पहले भी 2 लोग उसके बारे में बताए हैं। ये सब सुनकर मैं 2 दिन के बाद अपना नोटिस पीरियड डाल देता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये पहली स्टोरी? तो आप सभी लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी पर, जो कि स्किन वॉकर के ऊपर है। और जिन लोगों को स्किन वॉकर के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि अमेरिका में स्किन वॉकर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोग इसे इंडिया में कुछ कुछ छलावा जैसा मान सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी। उस समय मैं माउंट सेंट हेलेंस, जो कि वॉशिंगटन में है,
वहाँ पे काम करता था। माउंट सेंट हेलेंस अपने बिगफुट साइटिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर कई सारे वोल्केनोज भी हैं, यानी कि ज्वालामुखी। मैं जहाँ पर रहता था उससे थोड़ी दूरी पर जंगल था। फिर उस जंगल और उसके सामने एक और जंगल था। इन दोनों जंगल को एक ब्रिज कनेक्ट करता था। इन दोनों जंगल को क्रॉस करने के बाद हमारा शहर से कनेक्शन होता था। तो मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। क्योंकि शहर काफ़ी बाहर था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी से उस ब्रिज से कई बार दिन में या रात में आता जाता रहता था। और अब तक मेरे साथ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ था। लेकिन एक रात, उस समय शायद रात के करीब 1 बज रहे होंगे, मैं शहर से अपने घर की तरफ लौट रहा था। मैं ब्रिज पर आता हूँ और ब्रिज का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। हवा भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कार से उतरकर एक सिगरेट पीकर फिर आगे चलो। उस समय ब्रिज पर कोई भी नहीं था। मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए अपनी लाइटर को चालू करता हूँ, मुझे अपने से कुछ दूरी पर लोहे पर किसी के खुरचने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा हो सकता है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, लेकिन ये आवाज़ कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को घसीट रहा है। जिज्ञासावश मैं आगे गया और मैंने देखा कि एक प्राणी तुरंत उस ब्रिज के नीचे चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं वहाँ पे गया तो देखा कि ब्रिज के नीचे एक गोला कलर का गड्ढा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसने किया है और क्यों किया। तभी मैंने अपने सामने देखा कि 2 सफ़ेद कलर के पंजे ब्रिज पर हाथ रखकर चढ़ रहे थे और फिर उसका मुंह भी पूरी तरीके से सफ़ेद था। उसकी आंखें बड़ी ही अजीब थी। उसका फेस भी काफ़ी लंबा था और वो खुद करीब 10 से 12 फीट का था। वो काफ़ी तेज़ी से गुर्राते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो बिल्कुल अजीब तरीके से ही भाग रहा था। मैं बिना कुछ सोचे अपने गाड़ी में बैठता हूँ और तुरंत अपने घर के लिए तेज़ी से निकल जाता हूँ। वो चीज़ मेरा पीछा नहीं कर रही थी। घर पर पहुंचकर मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई। मेरा दोस्त, जो कि इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था, हालांकि उसके साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बट जिस तरीके से मैंने उसे ये सब बताया था, उसने मुझसे कहा कि शायद ये कोई स्किन वॉकर था। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे घर पर आई थी और हम सभी लोग पार्टी के लिए शहर की ओर जा रहे थे। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो जैसे ही हम जंगल क्रॉस करके उस ब्रिज पर पहुंचने ही वाले थे, मेरी गर्लफ्रेंड पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ज़्यादा कांपने लगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना हो रहा था। फिर जैसे ही मेरी गाड़ी उस गोले से गड्ढे के पास पहुंची, मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे फूल बिछाए हुए हैं और वहाँ पर पहुँचते ही मेरी गर्लफ्रेंड अपनी सीट से उछलने लगी और थोड़ी ही देरी में वो बेहोश हो गई। मैं तुरंत अपना गाड़ी भगाकर हॉस्पिटल ले जाता हूँ और उसे एडमिट करता हूँ। और मेरे दोस्त के कहने पर मैं वहाँ के शॉमैन को आप इंडिया में एक पुजारी या तांत्रिक जैसा मान सकते हैं, उनसे मिलता हूँ। और हाँ, एक बात और जो मैंने वहाँ पर नोटिस की थी कि वहाँ पर शॉमैन काफ़ी सारे थे। वो मेरी पत्नी के ऊपर कुछ राख टाइप का छिड़कते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ दिन तक इसे उस ब्रिज पर मत ले जाना। और इन सब से उसे नॉर्मल होने में करीब 15 दिन का समय लगा। मेरे काफ़ी ज़्यादा पूछने पर उन शॉमैन ने मुझे बताया कि इस लड़की के ऊपर उस स्किन वॉकर ने एक बाण टाइप का छोड़ दिया था, जो कि इसे बुरी तरीके से पागल कर देता। तो ये थी आज की हमारी दूसरी स्टोरी। चलिए चलते हैं अब तीसरी स्टोरी पर। दोस्तों, ये तीसरी घटना जो है, इसमें ना ही कोई भूत है और ना ही कोई स्किन वॉकर या वेंडिगो।
लेकिन ये तीसरी घटना बेहद ही ज़्यादा अजीब है। ये तीसरी घटना जोसेफ नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई है। तो आगे की ये पूरी स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जोसेफ है और ये जो आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हो सकता है आप इस पर यकीन ही ना करें, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस घटना के पीछे क्या था, इसका मेरे पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं न्यूयॉर्क में एक रूरल एरिया में रहता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पास एक कार भी है। तो ये घटना आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले की है। मैं मेरे एक फ्रेंड जिसका नाम एरिक है, उसके ग्रेजुएशन पार्टी में गया था। फिर हम सभी दोस्त उसके घर पर उस पार्टी में मिलते हैं। उस पार्टी में उसके टीचर्स, पेरेंट्स भी थे। हम सभी ने ये डिसाइड किया कि इनके बीच में हम अपना कुछ भी फन एक्टिविटी तो कर नहीं सकते। मेरे दोस्त एरिक ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉन्ड है, हम सभी को वहीं चलना चाहिए। हम सभी दोस्त अपनी कार लेकर उस तालाब के पास पहुँचते हैं। वो तालाब एक बहुत ही ज़्यादा सन्नाटे इलाके में था, बिल्कुल एक खलिहान के बीच में। वो तीनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। उसकी चौथी तरफ, यानी कि जिस ओर से हम आए हैं, वो पहाड़ से होकर आता है। तो तालाब के पास पहुंचकर हम सभी लोग अपनी गाड़ी से उतरते हैं। रात इतना ज़्यादा था कि अगर हम सभी लोग एक दूसरे की आवाज़ ना सुने तो हम अपने बगल में खड़े एक दूसरे दोस्त को भी नहीं पहचान पाएंगे। हम सभी ने अपने कपड़े उतारे और तुरंत ही उस तालाब में कूद गए। हम सभी ने काफ़ी देर स्विमिंग किया और हमने डिसाइड किया कि हम बियर उसके घर पर सब साथ में छत पर बैठकर खाना खाने के बाद उसके छत पर ही पिएंगे। हम सभी लोग तालाब से बाहर आए। सभी ने अपने अपने कपड़े पहने और मेरे बाकी के 6 दोस्त सभी ने अपनी कार या बाइक स्टार्ट किए और चले गए। और अब सिर्फ मैं और एरिक ही बचे थे। मुझे अपनी चाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अपनी पैंट की जेब और नीचे ढूंढना चाहा। मेरे दोस्त एरिक ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें कोई कुछ दिक्कत है? मैं उसके सामने ये नहीं बताना चाहता था कि मुझे चाबी नहीं मिल रही, इससे मेरा गलत इंप्रेशन पड़ता। उसको लगता कि मैं कितना केयरलेस हूँ। मैंने कहा कि तुम जाओ, मुझे एक एसएमएस करना है, मैं एसएमएस करके आ जाऊँगा। और मेरे दोस्त ने कहा ठीक है। फिर उसने अपनी कार स्टार्ट किया और चला गया। और फिर मैं तुरंत ही अपनी चाबी को ढूंढने लगा। हम सभी ने जहाँ पर कपड़े उतारे थे, मैं वहीं पर अपनी चाबी को ढूंढ रहा था। फिर 2 से 4 मिनट हुए, मुझे नहीं मिला और अब मैं घबरा गया कि शायद अब मुझे पैदल ही तो नहीं जाना पड़ेगा। फिर कुछ ही मिनट बीते होंगे कि जंगल के बीच से मुझे एक बूम की आवाज़ आती है। ये आवाज़ कुछ वैसे ही थी जब आसमान में बिजली तड़कते हैं, लेकिन बादल या बारिश तो हो नहीं रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कि रात इतनी है, ये बादल गरजने की आवाज़ हो। फिर उसके थोड़ी ही टाइम बाद एक और बूम की आवाज़ आती है। इस बार मुझे ज़रूर थोड़ा सा डर लगता है कि ये चीज़ क्या है, वो भी आधी रात में जंगल के बीचों बीच, और कोई लाइटनिंग भी नहीं दिखाई दिया। मैंने इतना सोचा ही था कि मुझे वापस से एक बूम की साउंड सुनाई देती है, और फिर ऐसे ही कर कर 2 से 4 बार और सुनाई देती है। उन सभी का पैटर्न एक जैसा था। अब मैं प्रेडिक्ट कर सकता था कि कितने टाइम के बाद एक और बूम की आवाज़ आएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। मेरे पसीने छूट रहे थे। उस पहाड़ी जंगल के बीचों बीच सिर्फ मैं ही था। मैं शायद चिल्लाऊं भी तो कोई मुझे नहीं सुन सकता। मैं यही सोच रहा था कि मुझे जल्दी से अपनी चाबी ढूंढनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। मैं अपनी कोशिश को और तेज़ करता हूँ कि वापस से वो बूम की साउंड सुनाई देती है। इस बार वो साउंड थोड़ी नज़दीक से आई।
और अगली बार की जो साउंड थी वो उसके पहले वाले टाइम से जल्दी आई। ऐसा लग रहा था कि वो साउंड धीरे धीरे कर कर मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था और अब वो साउंड मेरे बेहद ही करीब आ गई थी। हालांकि वो अभी भी जंगल में ही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा करीब आ गई थी। वो साउंड अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरे पूरे शरीर में और मेरी कार में उसका वाइब्रेशन हो रहा था। मैं डर के नाते तुरंत अपने कार में जाता हूँ और वहीं बैठ जाता हूँ। मैंने तुरंत अपनी खिड़की को बंद किया और भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि काश मेरी चाबी गाड़ी में ही हो, और मैं कार में ही अपनी चाबी को ढूंढने लगा। अब वो साउंड एक के बाद एक और पास से आती जा रही थी। वो साउंड एक बार बज के ख़त्म नहीं होती कि दूसरी बार चालू हो जाती थी। तभी एक फाइनल बूम की आवाज़ होती है और लकीली तभी मुझे अपनी चाबी भी मिल जाती है, जो कि मेरे सीट के एकदम किनारे थी। जो फाइनल बूम की आवाज़ होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि मुझे लगा मेरी कार की खिड़की ही ना टूट जाए। मैं तुरंत अपना गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और सामने की तरफ जाने लगता हूँ। हालांकि जब से मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और उस पहाड़ी से नीचे उतरते हुए जा रहा था, इसके बाद से मुझे कोई भी बूम की साउंड नहीं सुनाई दी। मैं घर जाके अपने दोस्तों से भी यही पूछा कि क्या तुम्हें भी कुछ ऐसी साउंड सुनाई दी। उन्होंने मना किया और मैंने न्यूज़ में भी देखा, वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। फिर वो चीज़ उस रात में क्या थी जो कि आधी रात उस पूरे जंगल में गूंज रही थी, और अगर मैं समय से वहाँ पे ना निकला होता तो मेरे साथ क्या होता। नमस्कार दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो फुल ऑफ एडवेंचर्स यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स पर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50। आई होप आप सभी इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली कहानी पे। तो आज की पहली स्टोरी जो है वो एक डैन नाम के यूजर की है। तो आगे की ये स्टोरी मैं डैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। ये कहानी कुछ साल पहले की है। मैं उस समय मात्र 19 साल का था। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे घर की माली हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इसके वजह से मुझे काम करना पड़ा और मेरी एक जॉब भी लग गई। मेरी जॉब एज ए रेपो मैन लगी। जिन लोगों को रेपो मैन के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये एक तरीके का वसूली का जॉब होता है। वसूली से मेरा मतलब है कि जिन लोगों ने अपनी कार की पेमेंट नहीं की होती है तो हम उस कार को जब्त कर लेते हैं। हम पार्किंग लॉट में या किसी की निजी संपत्ति पर कभी भी जाकर डुप्लीकेट चाबी या किसी भी तरीके से कार को जब्त करके अपने कंपनी के बॉस को दे देते हैं। हमारा यही काम होता है और इस काम में कई बार हमें बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। हालांकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। कई बार लोग हमें घूरते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। मेरे इस करियर में काफी सारी भूतिया घटनाएं हुई हैं। जैसे कई बार मैंने अपने साथ परछाई को उड़ते हुए देखा है, लेकिन ये घटना इन सब में सबसे अलग थी। तो हुआ उस रात कुछ ऐसा कि मैं और मेरा एक साथी कर्मचारी, हम दोनों ही एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कार को जब्त करने के लिए पहुंचे थे। हम उस एरिया में पहले कभी नहीं गए थे। उस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही मकान था और उस रोड की लाइटें भी खराब थी। पता नहीं क्यों वो पूरा इलाका ही सन्नाटा था। मेरा मतलब किसी कीड़े की भी आवाज नहीं आ रही थी। हमें अजीब लगा, हालांकि हम डर नहीं रहे थे और हम आगे बढ़ते गए। और जैसे ही हम उस घर के सामने पहुंचे, मैंने उसका दरवाजा खटखटाया, बट सामने से कोई उत्तर नहीं आया। हमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और बेल मारा, लेकिन सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हम लोगों ने सोचा
कि क्यों ना अब हम चले जाएं और हमें बाद में कभी आना चाहिए। लेकिन तभी मेरे साथी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और उस खिड़की में देखने को कहा। खिड़की में लाइट जल रही थी। वो एक बड़ा सा रूम था और रूम के दोनों किनारे पर 2 खिड़की थी। हम दोनों ही एक एक खिड़की से देखने लगे। जिस खिड़की में मैं देख रहा था वहां पे उस रूम में कुछ नहीं था। मेरा मतलब वहां ना चेयर था या किसी भी तरीके का कोई भी चीज नहीं था। उस घर के बीचों बीच सिर्फ एक जग में जूस रखा हुआ था और उसी से सटे दूसरे रूम में मुझे किसी कुत्ते की भागने की आवाज आई। मैंने उसकी परछाई भी देखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे से आवाज आई, जल्दी भागो यहां से। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मैंने पीछे देखा और मेरा दोस्त काफी तेजी से भागते हुए ट्रक में जा रहा था और मैं भी उसके पीछे पीछे भागते हुए ट्रक में आ गया। और जैसे ही मैं ट्रक में आया वो तुरंत ट्रक को स्टार्ट करने लगा। मैंने भी अपने राइफल रेडी किया और ट्रक स्टार्ट होते ही वो वहां से काफी तेजी से भागने लगा। मैं डर तो नहीं रहा था लेकिन काफी घबरा गया था कि आखिर इसे क्या हुआ है। वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ था। उसके माथे पर साफ साफ मुझे पसीना दिखाई दे रहा था। फिर जैसे ही हम कुछ दूरी पर गए मैंने उससे पूछा कि अब बताओ कि क्या हुआ है। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा कि शायद ये पूरी दुनिया का सबसे बेकार सवाल है। क्या तुमने वो नहीं देखा? मैंने बोला क्या? उसने कहा कि वो आदमी। मैंने कहा वहां तो कोई आदमी नहीं था, वहां एक कुत्ता था। उसने कहा वो कुत्ता नहीं था, वो एक इंसान था, या यूं कहूं कि इंसान और उस कुत्ते का मिक्सचर था। वो अपने घुटने और पंजों के बल पर चल रहा था। मैंने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उससे कहा कि मुझे उस रूम में सिर्फ जूस ही दिखाई दिया और हाँ एक कुत्ते की परछाई जैसी कुछ तो दिखी थी। उसने कहा हाँ वहां पर जूस था लेकिन मेरे वाली खिड़की से मैं उसे साफ साफ देख सकता था। वो था तो एक इंसान जैसा लेकिन उसका मुंह एक कुत्ते जैसा था और वो अपने पंजों से सरकते हुए कुछ लेकर अपने टांगों के बीच में रखकर मेरी तरफ आ रहा था। और तभी मैं डर के वहां से भागा। मेरे पास उसके ऊपर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से वो भागा था वो झूठ क्यों बोलेगा। और मुझे भी कुछ कुत्ते जैसी परछाई तो दिखी थी। हम दोनों को नहीं पता कि वहां क्या हुआ था। हम दोनों ने अपना शिफ्ट खत्म किया और वहां कभी नहीं गए और ना ही हमने इस बारे में किसी को बताया, नहीं तो हमारी जॉब भी जा सकती थी। तो दोस्तों ये थी आज की पहली घटना जो कि काफी ज्यादा रहस्यमयी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी। मैंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम में 30 साल काम किया है और अब मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूं। मैं अपने फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रहता हूं और यह घटना मेरे और मेरी टीम के साथ तब हुई थी जब हम पेंसिल्वेनिया के एक घने जंगल में ट्रेनिंग ले रहे थे। ये घटना 1991 की है। मैं अपनी क्लास का टॉपर था और सभी टेस्ट SAR प्रोटोकॉल का पास किया था। मेरा पहला मिशन था कि मैं अपने टीम के साथ उस घने जंगल के अंदर जाऊं और SAR ट्रेनिंग लूं। बेसिकली ये 2 दिन की सर्वाइवल ट्रेनिंग थी और हम सभी ने सारे इक्विपमेंट्स को तैयार किया, जैसे कि क्लाइंबिंग गियर, वार्म क्लॉथ्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और जो कुछ भी सर्वाइवल के लिए जरूरी था। हमें उस जंगल में एक हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और उस हेलीकॉप्टर चलाने वाले कैप्टन ने हमसे कहा कि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। वहां पर जहां हमारी ट्रेनिंग होती थी वहां पे एक LZ मार्क बना हुआ था और चारों तरफ येलो टेप लगाया हुआ था और हम सभी ने वहीं से लगभग 2 माइल की दूरी पर अपना कैंप लगाया। वहां पहुंचकर हम सभी ने अपने इक्विपमेंट्स को रेडी किया। हमने बॉन फायर जलाया और खाना पकाने लगे। फिर खाना खाकर हम सभी अपने टेंट्स में गए और कल की ट्रेनिंग के लिए सो गए। फिर पहला दिन शुरू होता है। पहले दिन का काम सिक्योरिंग द एरिया एंड मॉनिटरिंग था। उस दिन हमारे कैप्टन 4 बजे सुबह में ही सबको जगा देते हैं और सबके लिए नाश्ता प्रिपेयर करते हैं। हम सभी लोग नाश्ता करते हैं
और फिर हमारे कैप्टन डे फर्स्ट को क्या करना है ये एक्सप्लेन करते हुए हम सबको ये बताते हैं कि वो जंगल में किसी एक साथी को छुपा देंगे और हम सभी में 2 टीम बनाएंगे। जो टीम पहले उस व्यक्ति को ढूंढेगी वो जीत जाएगी और पूरा दिन आराम करेगी, और जो टीम नहीं ढूंढ पाएगी उसे पनिशमेंट मिलेगा। और हमें ढूंढने के लिए 10 घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। पहला दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हम 2 टीम में डिवाइड हुए और मेरी टीम ने उस व्यक्ति को पहले ढूंढा था। हमारे कैप्टन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो हम सभी से इसके बारे में पूछते हैं कि हमने कैसे इस व्यक्ति को ढूंढा था। हम सभी बहुत ज़्यादा फन करते हुए रात में काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जब तक कि हम सभी थक नहीं जाते और सोने चले जाते हैं। हम सभी सो के सुबह उठते हैं। आज ट्रेनिंग का लास्ट डे यानी दूसरा दिन था। दूसरा दिन फर्स्ट एड, नेविगेशन एंड सर्वाइवल। हमारे कैप्टन हम सभी को समझाते हैं ये SAR यानी सर्च एंड रेस्क्यू टीम की बहुत ही ज़्यादा बेसिक ट्रेनिंग है और वे उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ट्रेनिंग का ये लास्ट डे है, इसलिए हम सभी अपना 100% देंगे। कैप्टन आज के टास्क को समझाते हुए कहते हैं कि वे हम सभी को आंख में पट्टी बांधकर जंगल में दूर कहीं छोड़ देंगे और हमें अपनी स्किल्स का यूज करके इसी सेम लोकेशन यानी LG पर पहुंचना है। रात को एक हेलीकॉप्टर आएगा और वे हम सभी को लेके चले जाएंगे। फिर वो सभी के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और हम सभी को लेकर काफी दूर चले जाते हैं और जंगल में एक जगह पे वे हम सभी की पट्टी खोल देते हैं और हम सभी को गुड बाय बोल करके हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। और हेलीकॉप्टर दूसरे दिशा की ओर से आगे बढ़ा था ताकि हम सभी को ये आइडिया ना लग पाए कि हेलीकॉप्टर किस दिशा में गया है। हम सभी अपने स्किल्स का यूज करके उस दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हम सभी करीब 1.5 से 2 घंटा इधर उधर घूमते हैं और हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी हमारे दूसरे साथी ने उल्टी दिशा में चलने के लिए कहा। हम सभी को कुछ और नहीं सूझ रहा था, इसके लिए हम सभी ने उसकी बात मान ली और हम सभी उस रास्ते पर चलने लगे। काफी दूर चलने के बाद हमें एक छोटी पहाड़ी जैसी मिली। उसके हिसाब से हमें उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के दूसरी पार जाना था, लेकिन हम सभी ने नोटिस किया था कि आखिरी टाइम तो हमने कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ा था, लेकिन फिर भी इसको नज़रअंदाज करते हुए हम सभी ने उस पहाड़ पर चलना चालू किया। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान मेरा एक दोस्त पहाड़ पर से ही फिसल गया। उसके पैर में काफी गंभीर चोट लग गई थी। हम सभी ने तुरंत स्ट्रेचर पे उसे लिटाया और उसे अपने साथ उठा के ले जाने लगे कि तभी मेरी नजर जंगल के पीछे पड़ी। मुझे वहां कुछ दिखा। वो चीज मुझसे काफी दूरी पर था, इसलिए मैं उसे ठीक से तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आंखें मानो ऐसे बल्ब जैसी जल रही थी। मैंने तुरंत अपने साथियों से कहा, अरे उस तरफ देखो, और हम सभी ने थोड़ी देर रखकर उसको देखा और फिर जैसे ही उसको लगा कि हम उसे देख रहे हैं, उसने एक जोर की दहाड़ मारी और हम सभी लोग इतने लोग होने के बावजूद भी काफी डर गए थे। जरा कल्पना कीजिए कि आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए गए हैं कहीं जंगल में और आपको ये सब कुछ देखना पड़ जाए, वो भी शाम के वक्त। ऊपर से आपका एक दोस्त चल भी नहीं सकता, 2 लोग उसे उठाकर साथ में चल रहे हैं। और फिर हम सभी ने अपनी रफ्तार तेज की और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। हमें डर था कि शायद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी ना पाए, लेकिन तभी हमें अपने पास में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। इसका मतलब ये था कि हम अपने तय किए गए लोकेशन के बेहद पास में ही हैं। और फिर हम सभी उस लोकेशन की ओर आगे बढ़ने लगे और मैंने देखा कि जंगल में वही 2 लाल आंखें अब भी हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए थे। तो हम सभी बहुत खुश थे। हमारे कैप्टन ने हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और हेलीकॉप्टर में बैठ जाने के लिए कहा। हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था।
हम सभी ने अपने तय किए गए टास्क को कंप्लीट कर लिया था और अब हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है और हम ऊपर की ओर जाते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही थोड़े आगे बढ़ता है, मैं नीचे जाके देखता हूँ तो वो शैतान वही खड़ा होकर हमें घूर रहा था। मेरे साथ उसे कुछ और दोस्त भी देखते हैं, लेकिन हम सभी ने कैप्टन को ये बात नहीं बताई क्योंकि हम सभी को जॉब करना था और कैप्टन को लगता कि हम कोई बहाना बना रहे। तो दोस्तों, ये थी एक वेंडिगो के देखे जाने की बिल्कुल सच्ची घटना। आशा करता हूँ कि आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ एक मजेदार कहानी के साथ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो वेंडिगोस के ऊपर होने वाली है। जिन लोगों को वेंडिगोस के बारे में नहीं पता, उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि वेंडिगो कनाडा और यूएसए के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नरभक्षी शैतान माना जाता है। ये बिल्कुल किसी हिरन और इंसान का मिक्सचर जैसा होता है। ये आमतौर पर तो हिरन को ही मारकर खाता है, लेकिन इसे इंसान को तड़पाना और उसे मारकर खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने वेंडिगो के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप सभी को हॉरर और डार्क स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, तो आप सभी लोग अपनी हॉरर दुनिया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि जब दो दोस्त कैंपिंग करने के लिए गए थे तो उन्हें उनके टेंट के अंदर क्या दिखा। उसकी छाया देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्राउलर है। ये वीडियो इस वीडियो के अंत में होगा। वीडियो देखने के लिए पूरा स्टोरी ज़रूर देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं बचपन से ही साउथ वेस्ट वर्जीनिया के टेनेसी राज्य में पला बड़ा हूँ। यहाँ पर अक्सर माता पिता अपने बच्चे को वेंडिगो स्किन वॉकर जैसे फोकलोर की स्टोरियाँ सुनाया करते हैं, लेकिन बचपन से ही मैंने इस सब कहानी को मिथ माना। इसका रीज़न ये है कि हम सभी लोग, यानी कि मेरे पापा और मेरे दादाजी शिकारी हैं। हमारा काम ही होता है कि जंगल में जाकर हिरन या छोटे जानवरों को मारकर उन्हें बेचना। और जब से मेरे दादाजी ने ये काम चालू किया है, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और शायद इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं था। लेकिन उस पर्टिकुलर एक शाम को मेरे साथ ऐसा कुछ होता है जिससे मेरा इन सब चीज़ों के प्रति पूरा विश्वास ही बदल गया। और सच कहूँ तो उसके डर से अब मैं ये काम भी छोड़ना चाहता हूँ। तो नवंबर का महीना था। मेरे दादाजी अपने एक दोस्त से बात करके उनकी एक प्रॉपर्टी को कुछ दिन के लिए रेंट पे लेते हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी के पास लगभग 700 एकड़ में जंगल और खेत खलिहान थे। ये शिकार करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह था। मेरी उम्र उस समय शायद 19 साल की थी और इससे पहले मैंने भी कई बार शिकार किए थे। तो हम तीनों लोग, मेरे पापा, दादाजी और मैं, उस प्रॉपर्टी पर जाते हैं। उस समय मेरे दादाजी के पास एक गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे, एक ड्राइवर और उनके बगल में एक और कोई। प्रॉपर्टी के ओनर ने हमको उस जगह से करीब थोड़ी दूर पर डिनर के लिए सभी को बुलाया था और गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते थे। इसलिए मैं और दादाजी पहले गए और दादाजी ने प्लान किया था कि मुझे छोड़ने के बाद वो मेरे पापा को भी आके घर से वहाँ पे पिक कर लेंगे। तो जहाँ पे डिनर प्लान था, ये पूरा रास्ता एक जंगल से ही होकर जाता था। काफ़ी दूर ड्राइव करने के बाद, हालांकि अभी समय दोपहर का ही था, मैंने अपने दादाजी से कहा कि वो मुझे यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर्टी ओनर के दूसरे घर की दूरी करीब शायद 1.5 किलोमीटर ही होगी। मैंने अपने दादाजी से कहा कि वो मुझे यहीं पर छोड़ दें, मैं थोड़ा जंगल का मुआयना करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा। आप पापा को लेकर सीधा वहीं पर आइए, हम सभी वहीं पर मिलेंगे। मेरे दादाजी ने कहा कि ठीक है। और अब मैं जंगल में बिल्कुल अकेला था।
मैंने अपना फ़ोन निकाला और थोड़ी देर गेम खेलने लगा और इधर उधर घूमने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब शाम का टाइम होने वाला है, तो मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। और ये सब जैसे ही मैं सोच रहा था तभी मेरा ध्यान जंगल की तरफ गया। जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा फैला था। आमतौर पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर सा लगने लगा था। हालांकि मुझे कुछ ना ही दिखाई था और ना ही कुछ सुनाई दिया था, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी डर लग रहा था। इसलिए मैंने तुरंत वहाँ से निकल जाने का फ़ैसला किया। वहाँ से चलकर मैं उन प्रॉपर्टी ओनर के घर पे पहुँचता हूँ। ये एक्चुअली उनका घर नहीं, एक ढाबा था। मैं वहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पापा और दादाजी भी अभी अभी ही आए हैं। फिर मेरे दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ, तुमको इतना पसीना क्यों है? मैंने कहा कुछ नहीं, पैदल आने की वजह से ही शायद से। तो मेरे पापा और दादाजी ने उनसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कशन किया। फिर हम सभी ने वहाँ से खाना खाया। मैंने उस प्रॉपर्टी ओनर को बोला कि पता नहीं क्यों जंगल में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर वो प्रॉपर्टी ओनर चुप हो गया और उसने पता नहीं क्यों धीरे से आकर मेरे कान के पास कहा कि उस जगह से दूर ही रहना। फिर मेरे दादाजी और उनके दोस्त, जो कि प्रॉपर्टी ओनर था, वो दोनों उसके घर पर चले जाते हैं। मैं और पापा गाड़ी से प्रॉपर्टी ओनर के उस जंगल वाले घर में आ जाते हैं। हम सभी वहीं पर रात भर सोते हैं और अगली सुबह मैं शिकार के लिए तैयार था। मेरे पापा की तबीयत कुछ ख़राब थी, इसकी वजह से वो घर पर रुकने का फ़ैसला करते हैं। और जंगल के जिस तरफ मैं पहले दिन गया था वहाँ पर मुझे जाने से रोक रहे थे। मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास गन है। अगर कोई जानवर भी होगा तो मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गाड़ी को भी उस घर के पास ही छोड़ दिया था। मैंने कहा कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप गाड़ी से शहर में जाकर दवा ले सकते हैं। मैं पैदल ही उसी जगह के लिए निकल लिया, क्योंकि उस जगह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मैं एक डरपोक इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे उस जगह से अपना बदला भी लेना था। उस जगह को दिखाना था कि मैं वहाँ पर अकेला रह सकता हूँ। मेरे पापा भी मुझे गाड़ी से वहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि अकेले तुम्हें सारा सामान ले जाने में काफ़ी दिक्कत होगा। मैंने उनको उसी जगह पर छोड़ने के लिए बोल दिया। मैंने अपना टेंट का सारा सामान फिक्स किया और मैंने अपने पापा को कहा कि अब आप चले जाइए, आराम कीजिए। फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठे रहने के बाद मैंने अपना गन निकाला और वहीं पर बैठ गया। उस समय शायद रात के 9 बज रहे होंगे। फिर मुझे अपने टेंट के थोड़ी ही दूर पर एक हिरन टहलता हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत उस पर निशाना साधा और उसे गोली मार दिया। मैंने साफ साफ देखा था उसे गोली लग गया है और वो वहीं पर गिर गया। वो करीब मुझसे 100 मीटर की दूरी पर था। वो हिरन मुझसे थोड़ी ही दूरी पर था। मैं सोचता हूँ क्योंकि मैंने उसे मार ही दिया है तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा, फिर बाद में इसको जाके उठा के लेके आऊँगा। लेकिन फिर मुझे उस हिरन के आसपास कुछ अजीब सी हरकतें की आवाज़ सुनाई देती है और मैं अपना बंदूक लेकर उस हिरन के पास जाता हूँ और जो नज़ारा मैं देखता हूँ मैंने उसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। मैंने देखा कि हिरन को किसी ने आधा फाड़ दिया है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स इधर उधर बिखरे थे। मैंने सोचा कि मैंने तो सिर्फ इसे गोली मारी है और अभी सिर्फ कुछ ही मिनट हुआ है, तो इतनी देर में ही इसका हाल ये किसने कर दिया। और तभी मेरे आसपास लकड़ियों की टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी किसी के हल्के से गुर्राने की आवाज़ आती है। मैं काफ़ी डर गया था, इसलिए मैंने हिरन को तुरंत उसके सींग से पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने टेंट की ओर भागने लगा। लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी के बहुत ही अजीब से गुर्राते हुए एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, ये तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं वहीं पर खड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में वो चीज़ कभी मेरे बाएं भागती ओर जाती, कभी मेरे सामने से। मैं डर से कांप रहा था। सच कहूं, वो चीज़ चाहती
तो पल भर में मुझे भी फाड़कर उस हिरन की तरह कर सकती थी, लेकिन वो मेरे साथ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मुझे डराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन अब मैं वहीं पर एक जगह खड़े नहीं रह सकता था और फिर मैं वहीं से काफ़ी तेज़ी से भागते हुए उस ढलान से नीचे उतरने लगा। और मैंने उस हिरन को भी नहीं छोड़ा था, मैं उसे अपने साथ ही लेकर उतर रहा था। मेरी इस हिम्मत को देखकर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई और उसने पीछे से एक जोर की दहाड़ मारी। अब वो चीज़ मेरे तरफ भागते हुए आ रही थी। उस अंधेरी रात में सिर्फ उसके 2 लाल लाल आंखें ही मुझे दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी मेरे आगे से मेरे पापा गाड़ी लेकर आ रहे थे और उन्होंने काफ़ी तेज हॉर्न मारा। तो वो शैतान वहीं पर रुक गया और मैं जल्दी से भागता हुआ गाड़ी में चढ़ा और जैसे ही मैं गाड़ी पर बैठा वो चीज़ पीछे से एक और तेज की दहाड़ मारी। और मेरे पापा गाड़ी को इतनी तेज भगाए, मैंने शायद ही पूरे जीवन में इतनी तेज गाड़ी में बैठा हूँगा। हम सभी सीधा घर पर आते हैं। मैंने अपने साथ हुई सारी घटना पापा को बताया और वो मुझसे कहते हैं कि आज से करीब 10 साल पहले मैं भी उसी जगह पर गया था और शिकार करके वापस आते टाइम मुझे उसी जगह पर 2 लाल लाल आंखें दिखी थी। हालांकि उसने मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो आंखें किसी जानवर की नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा था। फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? चलिए चलते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी पर। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के वायोमिंग राज्य से हूँ और अगर आप गूगल करेंगे कि वायोमिंग क्यों फेमस है तो आपको पता चलेगा कि इस राज्य में बहुत ही ज़्यादा पहाड़ और नदियाँ हैं। साथ ही साथ वायोमिंग के अंदर फोल्कलोर की स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। इस राज्य में कुछ न कुछ अक्सर विचित्र घटनाएं होती रहती हैं और शायद से ये राज्य पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। मुझे फ़िशिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है तो एक दोपहर करीब 3 बजे मैं फ़िशिंग के लिए जंगल को पार करता हुआ एक नदी के पास जाता हूँ। इस नदी के दोनों साइड जंगल था। मैं अपना ट्रक खड़ा करता हूँ और फिशिंग गियर वगैरह सब कुछ लगा के फ़िशिंग के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं जिस इलाके में बैठा था वहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही कम था। काफ़ी ज़्यादा शांत इलाका था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच कहूँ तो नदी के दोनों तरफ जंगल और बीच में नदी बहता हुआ किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि अब मैं सुकून से यहाँ पर बैठकर काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। फिर मैं जैसे ही मछली पकड़ने के लिए अपना रील पानी के अंदर फेंकता हूँ, मुझे तुरंत ही करीब 2 मिनट में ही एक बड़ी सी मछली मिल जाती है। मैं उसका हुक निकाल कर उस मछली को अपने पास रख लेता हूँ। मैंने काफ़ी सारी छोटी और बड़ी मछलियाँ पकड़ ली थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैं इस जगह पर पहले क्यों नहीं आया और इस जगह पे इतनी सारी मछलियाँ हैं तो यहाँ क्यों कोई नहीं आता। वजह कुछ भी हो, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मुझे फ़िशिंग करते हुए करीब 45 मिनट हो गए होंगे, तभी मुझे नदी के दूसरे साइड वाले जंगल से एक पेड़ की टूटने की आवाज़ आती है। मेरा पूरा ध्यान मछली पकड़ने में था, इसलिए उस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं नदी के सामने वाले जंगल में देखता हूँ एक काले कलर का भालू जैसा कोई जानवर चल के आ रहा था। शुरू में तो मुझे लगा कि ये कोई भालू है, लेकिन नहीं, ये भालू नहीं था। इसकी टांगें काफ़ी ज़्यादा पतली थी कुत्ते की तरह। इसका मुंह बिल्कुल एक भेड़िए जैसा था, लेकिन इसका पीठ काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था और ये आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इतना ज़्यादा बड़ा कि मैंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा था। इसके बहुत ही ज़्यादा नुकीले पंजे थे और इसके दांत
काफ़ी ज़्यादा बड़े और नुकीले थे। ऐसा लग रहा था कि ये 2-3 जानवर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसकी ज़्यादातर सिमिलैरिटी किसी कुत्ते की थी, बिल्कुल जैसा मैंने किसी डॉगमैन के बारे में सुना था। ये वही था। और फिर वो वहीं पर बैठकर मुझे मछली पकड़ते हुए देखने लगता है। और मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि इस जानवर को देखकर मैं अब तक भागा क्यों नहीं था। शायद मछली पकड़ने की लालच ही मुझे वहाँ पर रोक के रखी थी। वो जानवर भी आराम से बैठकर मुझे देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस जीव से खतरा महसूस नहीं हो रहा था। तभी एक बड़ी मछली फंस जाती है। मैं तुरंत अपने रील को पकड़कर खींचने लगता हूँ। रील को खींचते हुए जैसे ही वो मछली पानी के बाहर आती है, वो जानवर तुरंत खड़ा हो जाता है। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं उस मछली की पिन निकालने लगा था कि तभी वो काफ़ी तेज़ी से नदी में चलता हुआ मेरे तरफ आगे बढ़ने लगता है। मैं बिना देर किए उस मछली को वहीं छोड़ देता हूँ और तुरंत अपना फिशिंग गियर उठाकर अपने ट्रक में जाके बैठ जाता हूँ। मैं अपना ट्रक भी चलाकर कुछ दूर पीछे की ओर ले जाके रोक देता हूँ। अब उस जानवर से मेरी दूरी काफ़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं जहाँ बैठा था वो वहाँ पर आता है और उस मछली को अपने 2 पैरों से खड़े होकर अपने पंजे से उठाकर अपने मुंह में दबा लेता है। और अब वो नदी में वापस जाता है और उस मछली को धोने लगता है और फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखता है कि जैसे मैंने उसका खाना गंदा कर दिया हो। फिर वो मछली को धो करके अपने मुंह में दबाता है और वापस जंगल की उस तरफ जाने से पहले मुझे घूम कर देखता है और एक बहुत ही अजीब तरीके से अपनी गर्दन को झटकते हुए वो वापस से जंगल में चला जाता है। वो शायद दिखाना चाहता था कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और उसने उस मछली को उससे छीन लिया, और जो कि सच भी है। मैं उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की दूसरी स्टोरी? आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट स्टोरी मैं किस पे लाऊं। तो दोस्तों, अब उस वीडियो की बारी है। ये वीडियो देखकर आप कमेंट करके बताइए कि ये आपको क्या लगता है। The fuck is that? No, what's... Run! Guys, wait! Oh. मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।